एक समय था जब समुद्र पर ना तो विशाल गैलियन वाले युद्धपोत थे और ना ही स्टीम से चलने वाले जहाज। उस समय समुद्र युद्धों में जीत किसी इंजन या मशीन पर नहीं बल्कि सैकड़ों नाविकों की ताकत और उनके तालमेल पर निर्भर करती थी। इन युद्धपोतों को गैली कहा जाता था। हजारों वर्षों तक इन्होंने समुद्री युद्धों का तरीका तय किया, लेकिन समय के साथ नई तकनीकें आई, नए युद्धपोत बने और समुद्री युद्ध का पूरा स्वरूप बदल गया। आज से शुरू हो रही है हमारी नई सीरीज फ्रॉम सेल टू स्टील द इवोल्यूशन ऑफ वॉरशिप्स, जहां हम जानेंगे कि गैली से लेकर आधुनिक स्टील के युद्धपोतों तक नौसैनिक युद्ध का इतिहास कैसे बदलता गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेयर स्टोरी। आज से हम एक ऐसी सीरीज चालू कर रहे हैं, बिल्कुल एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं फ्रॉम सेल टू स्टील। इस सीरीज में हम जानेंगे कि लास्ट 500 सालों से किस प्रकार युद्धपोतों का विकास हुआ, यानी वॉरशिप्स का इवोल्यूशन हुआ, और इन वॉरशिप्स ने समुद्र की युद्धों को किस प्रकार बदल दिया। आज के पहले एपिसोड में हम बात करेंगे उन प्राचीन युद्धपोतों की जो प्राचीन काल से लेकर मध्ययुगीन काल तक चल रहे थे, जो गैलीज उन्हें कहा जाता है, यानी गैली उनका नाम है, गैलीज उन्हें कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार गैलीज समुद्री के ऊपर राज करते थे, किस प्रकार उनकी युद्ध लड़ने की शैली थी। बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट ना करते, सीधा वीडियो को चालू करते। किसी भी देश के लिए नेवी सबसे इंपॉर्टेंट होती है अगर उनकी बॉर्डर लाइंस समुद्र से भी मिलती हो तो, क्योंकि नेवी ही वो चीज़ होती है जो किसी भी देश के लिए 3 तरीके से काम करती है। सबसे पहले तो जो भी पायरेसी हो रही है आसपास के एरिया में उसको रोकती है। सेकंड है कि अगर कोई वॉर होता है तो वहाँ पे अपने देश को प्रोटेक्ट करती है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट है कि ट्रेड्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो जितनी स्ट्रांग किसी भी देश की नेवी होगी उतनी स्ट्रांग उसकी आने वाले वक्त के अंदर उस देश की या इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है। नेवी ये वर्ड जितना छोटा सुनने में आता है, उसके अंदर जो भी काम होता है वो काफ़ी बड़ा है। यानी नेवी के अंदर कई टाइप्स के वॉरशिप्स होते हैं। जितनी स्ट्रांग वॉरशिप किसी भी देश के पास होगी उतनी स्ट्रांग उसकी नेवी होगी। जितनी स्ट्रांग उसकी नेवी होगी उतना स्ट्रांग उसका दबदबा होगा या कमांड होगी समुद्र के ऊपर। जिसके कंट्रोल में सी होगा, समुंदर होगा, उसके कंट्रोल में पूरी इकोनॉमी होगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट जो आज भी लागू होता है वो आज से कई सालों पहले यानी प्राचीन दौर से लागू हो रहा है। अगर आज के दौर में अगर आप देखोगे, जब भी हम नेवी के तौर पे जहन में अगर किसी ने आपसे पूछा या कहीं पे भी ये देखा तो नेवी जब भी वर्ड आएगा या कोई वॉरशिप याद आएगा तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसे शिप्स याद आएंगे जो कि अपने डेक से मिसाइलें लॉन्च कर रहे हो, या चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल्स हो, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स याद आ सकते हैं जहाँ पे फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हो, साथ में सबमरीन आ सकती है। तो यानी आज के दौर में ये 3 टाइप के जो शिप्स है वो सबसे ज़्यादा सीज को डोमिनेट करते हैं। और अब के दौर में ये लड़ाई इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है कि अगर आपके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और बेहतरीन वॉरशिप्स है तो आपको किसी भी एनिमी फ्लीट्स के आसपास जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी कंट्री को अगर आपको अटैक करना है तो उस कंट्री के पास जाके उसके ऊपर अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़ारों किलोमीटर दूर से भी आपके पास अगर प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल्स हो या कोई अच्छी मिसाइल्स हो या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो तो आप कई हज़ार किलोमीटर दूर से भी सामने वाले टेरिटरी के ऊपर या शिप्स के ऊपर प्रिसाइज अटैक कर सकते हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजी आज के दौर में इवॉल्व हो गई है। लेकिन अगर मैं नेवी की इवोल्यूशन की बात करूं तो ये इवोल्यूशन आज का भले इतना मॉडर्न दिखता हो लेकिन इसे होने के लिए कई साल लगे। यानी अगर आज से कई साल पहले यानी प्राचीन युग से अगर हम बात करें तब से नेवी एग्जिस्ट करती है, चाहे वो उस स्टार्टिंग में सिर्फ उसका काम पायरेसी को रोकना हो या फिर आसपास के ट्रेड्स को प्रोटेक्ट करना हो या छोटी मोटी आसपास के फैक्शनों के साथ लड़ने की लिए उसको यूज़ किया जाता हो। तो नेवी जो है यानी शिप्स जो है वो तब से इवॉल्व होते आ रहे हैं। और स्टार्टिंग टाइम में यानी अगर आप बात करें कि 400 BC से यानी ईसा पूर्व 400 से लेके ऑलमोस्ट 12th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक एडी के
अगर किस टाइप की अगर शिप सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती थी तो तब कोई इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वहाँ पे बेसिक टाइप की एक ही शिप्स होती थी जिसे गैलीज कहा जाता था। ये एक बेसिक मॉडर्न उस टाइप की एक सिंपल सी शिप्स थी जो कि काफ़ी पतली थी उसका हल, और काफ़ी समुंदर से लग के होती थी। या तो शॉर्ट हो सकती थी लेंथ में, या तो लॉन्ग हो सकती थी, डिपेंड करता है कि वो किस पर्पज़ के लिए बनाए गए हो। लेकिन इतने सालों से अगर समुद्र के ऊपर किसी शिप ने सबसे ज़्यादा राज किया तो वो था गैलीज। अगर हम गैलीज की बात करें तो गैलीज एक लॉन्ग और साथ में एक नैरो टाइप ऑफ शिप थी, मतलब उसमें काफ़ी टाइट था उसका कॉन्फ़िगरेशन था। हालांकि लेंथ में काफ़ी बड़ी होती थी, और मोस्टली काफ़ी शांत पानी में ही उसको चलाना बहुत मुनासिब था, क्योंकि काफ़ी सतह से काफ़ी मतलब समुद्री सतह से काफ़ी लग के रहती थी, और ज़्यादा दूर तक भी समुद्र में नहीं वो जा सकती थी क्योंकि उसका वैसा ढांचा नहीं बना था। साथ में ये जो शिप थी ये किसी इंजन के थ्रू नहीं चलती थी, इसे चलाना, और नहीं कहीं वाइंड के ऊपर मतलब विंड के ऊपर जो थी वो डिपेंड नहीं करती थी। इसे चलाने के लिए यानी इसको स्पीड देने के लिए या फिर इसको मनोरेबिलिटी उसको लाने के लिए कई लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जो उसको वो ओर्स कहते हैं, जिसे मल्लाह के थ्रू उसको ऑपरेट किया जाता था। डिपेंड करता था ये जो ओर्स के थ्रू इस शिप्स को चला रहे उनकी संख्या शिप्स के ऊपर 50 से लेकर 200 से अधिकतम भी हो सकती थी, क्योंकि डिपेंड करता था कि कितनी बड़ी शिप है। और इस प्रकार जो लोग उसके शिप्स के अंदर बैठे थे जो कि ओर्स को ऑपरेट करते थे, वही उसको एक्चुअल में स्पीड देते थे, साथ में उसको मैनोब्रेटी करने के लिए भी हेल्प करते थे। ये जो शिप्स थी ये बेसिकली लंबे समय से चलती आ रही है, यानी अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल से चलती आ रही है। प्राचीन काल में भी इस तरह की शिप्स को ग्रीक्स, रोमन्स या फिर इजिप्शियंस जो लोग थे वो चलाते थे। वो बेसिकली यूज़ होती थी ट्रेड के हिसाब से हो या फिर पायरेसी को रोकने के हिसाब से हो, और सिंपल वॉरफेयर के हिसाब से। यानी जो आज के टाइम में मॉडर्न नेवी के जो 3 बड़े एम्स होते वही एम उस दौर की इस शिप्स के भी थे, क्योंकि ये एक नेवी का हिस्सा थी, और नेवी का हिस्सा होने की वजह से ये वॉरफेयर का भी हिस्सा थी। तो वक्त के साथ टेक्नोलॉजी अगर आप देखोगे तो ईसा पूर्व टाइम से लेके यानी प्राचीन टाइम से लेके काफ़ी हद तक 14वीं सेंचुरी तक इतनी कोई टेक्नोलॉजिकली शिप्स के अंदर बदलाव नहीं होता, तब भी ये गैलीज ही समुद्र के ऊपर राज करती थी, और 14वीं सेंचुरी तक भी गैलीज ही समुद्र के ऊपर राज करती थी। फ़र्क सिर्फ इनके लड़ने का थोड़ा बहुत आगे वक्त के साथ बदलता चला गया। जैसे अगर आप बात करेंगे तो रोम टाइम के यानी प्राचीन टाइम के, जब रोम्स ग्रीक्स जैसे जो फैक्शंस थे एक दूसरे के साथ लड़ते थे, तब इनका बेसिक काम वही होता था गैलीज का कि जब ये लड़ती थी तो एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज आके लड़ती थी, यानी काफ़ी क्लोज काउंटर में इनकी एक दूसरे के साथ झड़प होती थी। जो शिप्स के अंदर जो सैनिक होते थे यानी जो आर्मी मैन्स होते थे वो शिप्स को दूसरे शिप्स को बोर्ड करते थे ताकि उसकी नेवी को कैप्चर किया जा सके, उस नेवी की शिप्स को कैप्चर किया जा सके। साथ में वहाँ पे उस वक्त की जो कैटापुल्ट हो या बलिस्टा टाइप ऑफ जो आर्टिलरी होती थी वो वहाँ पे लगाई जाती थी ताकि वो फ्रंटल अटैक कर सके। यहाँ पे देखो इस टाइप की जो गैलीज होती थी यहाँ पे सिर्फ फ्रंटल अटैक होते थे, यानी जब प्राचीन टाइम था तो प्राचीन टाइम पे अटैक करने के लिए कैटापुल्ट या जो बलिस्टा होती थी वो गैलीज के फ्रंट में लगाई जाती थी, और वहाँ से तीरों की बौछार की जाती थी। वो तीर में भी नॉर्मल तीर हो सकते थे या फिर आग के तीर हो सकते थे। लेकिन जैसी वक्त मेडिवल एरा में आया तो वहाँ पे जो कैटापुल्ट बलिस्टा के जगह एक कैनन आती थी। ज़्यादा कैनन नहीं लगा सकते थे जिससे शिप्स का संतुलन बिगड़ सकता था, और कैनन को ऑपरेट करने के लिए भी काफ़ी जगह लेती थी, तो उतनी जगह गैलीज के ऊपर होती नहीं थी। तो जो भी अटैक, अगर कोई आर्टिलरी अटैक हो रहा है गैलीज के थ्रू, तो वो सबसे अत्याधुनिक गैलीज मानी जाती थी, यानी सबसे बड़ी वॉरशिप मानी जाती थी उन बाकी स्मॉल गैलीज के कंपेयर में, और वो सिर्फ फ्रंटल अटैक कर सकती थी। ज़्यादा अलग टाइप के अटैक, साइड अटैक या ब्रॉड साइड अटैक नहीं कर सकती, सिर्फ फ्रंटल अटैक कर सकती थी। इसके अलावा गैलीज मोस्टली यूज़ होती थी एक दूसरे के साथ मेली अटैक में, यानी जो उसका फ्रंट का जो रैम होता था वो दूसरे शिप के साथ वो कॉम्बैट में इस तरह से हिट करते थे जिससे सामने वाली शिप जो होती थी यानी सामने वाली जो गैलीज होती थी एनिमी की वो क्रिपल हो सके, वो डूब जाए, जिससे जिस शिप को क्रिपल किया है यानी तोड़ा है, तो जो जिसने सामने वाली शिप को तोड़ा है
तो वो शिप जीत जाती थी। यानी इस तरह से समुद्र के अंदर वॉरफेयर गैलीज के थ्रू लड़ा जाता था। सो गैलीज के अपने कुछ लिमिटेशंस थे, ये ज़्यादा दूर समुद्र में जाके नहीं लड़ सकती थी, काफ़ी हद तक लैंड से लग के, यानी जो कोस्ट लाइन है उससे लग के ही वॉरफेयर वो कर सकती थी। मोस्टली काम वाटर में ही लड़ सकती थी, और साथ में अगर समझो कहीं तूफान आ रहा हो तो तूफान के अंदर ये लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी। नाइट कैपेबिलिटी अगेन इसकी सबसे ज़्यादा कम थी, तो वो भी उसका एक लिमिटेशंस था। देखो वक्त के साथ जैसे गैलीज इवॉल्व होती चली गई, यानी प्राचीन टाइम से लेके मेडिटेरियन टाइम तक जैसे गैलीज इवॉल्व होती चली गई, तो गैलीज के साथ सिर्फ वो ओर के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, साथ में उसके साथ कुछ मास्ट भी लगाए रहते थे। मास्ट यानी वो खंबे जिनको सेल्स लगाए जाते थे। सेल्स यानी वो लार्ज फैब्रिक जिसके थ्रू आपने देखा होगा कि जिससे वाइंड के थ्रू शिप्स को आगे कैरी किया जा सकता था, तो वो भी साथ में होते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये सब कुछ डिपेंड करता था कि कितनी वाइंड है, उसके हिसाब से उनको थोड़ी सी स्पीड मिलती थी। लेकिन मैक्सिमम जो स्पीड वो गैलीज को आती थी वो सिर्फ उन और मैन से आती थी जो उसको स्पीड देते थे या मोनोबिलिटी देते थे। तो ये सब कुछ उसके साथ जो था वो लिमिटेशंस था। टिल 14th सेंचुरी के एंड तक गैलीज जो थी समुद्र के ऊपर राज कर रही थी, लेकिन उनका राज धीरे धीरे वक्त के साथ समुद्र के ऊपर कम होने लगा था, क्योंकि न्यू टाइप ऑफ शिप्स अब समुद्र के ऊपर राज करने वाली थी। अब मिड 15th सेंचुरी से लेकर स्टार्ट ऑफ द 16th सेंचुरी के बीच में शिप्स काफ़ी हद तक इवॉल्व हो रहे थे, टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक बढ़ रही थी और आगे बेटर बन रही थी। अब दौर सिर्फ गैलीज का नहीं रहा, अब बड़ी शिप्स आने लगी थी जिसे गैलियन कहा जाता था। ये बेसिकली इतनी बड़ी थी कि ये सबसे पहले तो समुद्र के शोर से काफ़ी ऊपर तक थी, यानी इसका अगर डेक का अगर आप पकड़े, किनारा पकड़े और समुद्र का छोर पकड़े तो काफ़ी हद तक डिस्टेंस हुआ करता था। नॉर्मल गैलीज के अंदर सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म हुआ करता था, इस शिप के अंदर दो प्लेटफॉर्म हुआ करते, यानी सामने का फ्रंटल प्लेटफॉर्म और पीछे का आफ्ट प्लेटफॉर्म, यानी उसको पीछे का प्लेटफॉर्म कहा जाता था। तो ये बेसिकली दो तरह के प्लेटफॉर्म थे, जहाँ पे पीछे का जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था वहाँ पे कैप्टन या बाकी का क्रू के जो सीनियर्स लोग रहते थे वहाँ पे वो बैठ सकते थे। वहीं पे जब यानी आगे का जो प्लेटफॉर्म हुआ करता था वहाँ से आप कोई भी चीज़ जो शिप्स के रिगार्डिंग ज़रूरी चीज़ हो सकती थी, जैसे कि सामने वाले की निगरानी रखना है, आगे की चीज़ों के समुद्र के अंदर आगे क्या चल रहा है उसको प्रॉपरली ध्यान दे के गाइड करते रहना, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से भी हो सकती थी। साथ में क्योंकि गैलियन एक काफ़ी बड़ी शिप थी, काफ़ी बल्जी थी, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस था। और अभी सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये जो शिप थी यानी गैलियन जो शिप थी जो काफ़ी हद तक बेटर थी, बड़ी थी, ये डिपेंड नहीं करती थी ओर्स के ऊपर, यानी किसी और मैन के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी, ये कंप्लीटली डिपेंड करती थी वाइंड के ऊपर, यानी हवा होगी तो ही ये आगे बढ़ सकती थी, यानी जितनी तेज हवा होगी उतना तेज बेटर तरीके से इसकी स्पीड उसको मिल सकती थी। इसलिए इस पूरी शिप के अंदर 2 मास्ट की जगह 3 मास्ट हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा सेज लगाए रहते थे, यानी जो फैब्रिक्स के जो लॉन्ग फैब्रिक्स के जो चीज़ें फैब्रिक्स जो होता था, लॉन्ग फैब्रिक्स जो होते थे वो बहुत सारी मात्रा में होते थे, जिससे क्या होती थी कि शिप्स को आगे कैरी करने के लिए या मनोरेबिलिटी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होता था। यानी अगर वाइंड अगर प्रॉपर हो तो सपोर्ट काफ़ी होता था, स्पीड काफ़ी तेज़ गति से मूव ऑन कर सकती थी। अगर बात की जाए इसकी इंटरनल स्पेस की, यानी गैलियन की इंटरनल स्पेस की, तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अब स्पेस था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप क्या कर सकते थे, सामान को लाद के ट्रांसपोर्ट कर सकते थे, जिससे ट्रेड भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। सो ये नए दौर की गैलियन 15th सेंचुरी के मिड से लेके 16th सेंचुरी के स्टार्ट से धीरे धीरे हर जगह वर्ल्ड के अंदर फैलने लगी थी, और अब इसके बाद आने वाले वक्त के अंदर इसका प्रभाव जो था, ये स्टार्टिंग में तो ट्रेड के हिसाब से इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आने वाले वक्त के हिसाब से इसका प्रभाव जो था वो समुद्री वॉरफेयर के अंदर भी दिखने वाला था। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा फर्स्ट एपिसोड फ्रॉम सेल टू स्टील सीरीज का माय फर्स्ट एपिसोड, और यहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार गैलीज समुद्र के ऊपर राज करती थी और ये प्राचीन काल से मध्ययुगीन काल तक राज करती थी, और इन्होंने पूर्ण समुद्र के ऊपर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करके रख दिया था। तो इस भाग में हमने जाना कि वो किस प्रकार लड़ते थे और क्या उनकी लिमिटेशंस थी और क्या उनके बेस्ट थिंग थी।
लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि किस प्रकार पाल विशाल युद्धपोतों ने समुद्र के ऊपर अपना राज स्थापित किया था, यानी गैलियंस ने किस प्रकार समुद्री युद्धों को बदल दिया था और किस प्रकार एज ऑफ सेल का दौर शुरू हो गया था। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस सीरीज़ के बारे में। मिलता हूँ मैं आपसे आप लोगों के साथ वापस एक बार नए एपिसोड में, बट इसी सीरीज़ के नए एपिसोड में जो कि अगला भाग होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।